आप सुन रहे हैं मोहन राकेश की लिखी कहानी मिसपाल का भाग 2। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिसपाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही हैं। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। बस ब्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर उब गया था और मिसपाल थी कि कई महीने से वहां रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वह अकेले वहां कैसा महसूस करती थी और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या क्या कुछ कर डाला है। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने से परिचित मिलने पर बात करने का भी अपना एक आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतारकर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहां एक दुकानदार से पूछा कि मिसपाल कहाँ रहती है। मिसपाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास के एक युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस। हाँ 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 हाँ, वही होगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे मन में यह तय करना चाह रहे हो कि कटे बालों वाली मिसपाल के साथ मेरा क्या रिश्ता है। चलिए मैं आपको उनके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्यों भाई साहब, यह मिसपाल क्या अकेली ही है या? हाँ, अकेली ही है। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूं, उसे वैसे ही जानता हूं। सड़क से बाईं तरफ थोड़ा ऊपर जाकर हम लोग एक खुले मैदान की तरफ पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बताकर कि उनमें पहला कॉटेज मिसपाल का है, वहां से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिसपाल की आवाज सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाजा धकेल कर खोल लिया और अंदर चला गया। मिसपाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगाकर रखा था और उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी हुई जैसे वह दिल्ली पर तख्त में लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैं देखकर यह तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक ही पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरफ देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक कर उठ बैठी। अरे तुम? हाँ मैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट लेने के लिए देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहां भी चारों तरफ बिखराव ही था और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर पे दिखाई दिया करती थी। हर दूसरी चीज की जगह काम में लाई जा सकती है। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों से लदी हुई थी, दूसरे पर कुछ रंग बिखरे थे और एक प्लेट रखी थी जिसमें बहुत सी कीलें पड़ी थी। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिसपाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय की फिक्र पहले से करने लगी। मैंने कहा, मुझे बैठने की जगह तो बता दो और चाय वाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बोहेमियन चाय पीने का जरा भी मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बना देती हूँ। और कपड़े वपड़े हटाकर उसने कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी, पर उस पर भी इतनी चीजें पड़ी थी कि कहीं कुहनी रखने तक की जगह ना थी।
मैंने बैठकर टांगे फैलाने की कोशिश की। मिसपाल फिर से अपने बिस्तर और तकिए के सहारे बैठ गई। गद्दे पर वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ। मेरा उस समय भी मन हुआ कि कपड़े को निकालकर फाड़ दूं या कहीं आग लगा दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज से दिया सलाई की डिब्बिया उठाई, मगर खुलते ही वापस रख दी। डिब्बिया में दिया सलाई नहीं थी, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर डिब्बिया कहीं नहीं दिखी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं भी लाती हूँ, कहती हुई मिसपाल उठकर खड़ी हुई और कमरे से चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद आ गई जिस दिन मैं मिसपाल के घर देर तक बैठा था, उससे बातें करता रहा। पिंकी से मिसपाल के टाटा कराने की बात याद आके मैं हंस दिया। तभी मिसपाल दिया सलाई लेकर आ गई। मेरे अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिला विला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत भरे स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौट कर आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल करके कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा हुआ तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने हंसने के कारण की व्याख्या कर दी है, मैंने पूछा, तुम्हारा पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिसपाल पहले से भी गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भर गई है, जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ लाने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी सांस दबाकर कहा। मैंने उसे कितनी ही गर्म चीजें खिलाई पर वो 2 दिन में ही चलता बना। मैंने विषय बदलकर उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई हैं, यह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिसपाल की बातें करके हंसते होंगे। उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिसपाल से भिन्न हो जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही है। पर उसकी आंखों में यह जानने की बहुत उत्सुकता भरी थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा। लोग वैसी बातें इसीलिए करते हैं कि उनके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो 4 दिन में यह भूल जाते हैं कि संसार में उसका अस्तित्व भी था या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हुआ कि मैंने यह कहकर गलती की। मिसपाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हों और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए जरूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हो, मिसपाल बोली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग अच्छे मित्र हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते हैं। अच्छा था कि मिसपाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे समझा कि मैं झूठ फूट उसे दिलासा दे रहा हूँ। हो सकता है बात करते भी हो, मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बात क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों का अब अस्तित्व नहीं है ना। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं, मिसपाल ने मुंह बिचका कर कहा। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती। आंखों से लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वह ठीक से उन्हें प्रतिशोध क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफर हो गया? मैंने बात बदल दी। अच्छा, मुझे पता नहीं था, पर उसने उस संबंध में और जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश की ट्रांसफर का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिसपाल हूँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अंदर ही कहीं खो गई है। मैं रमेश की बात कह चुका हूँ। तो कुछ क्षण हम दोनों चुप रहे। फिर मिसपाल बोली, देखो, मैं तुमसे सच कहती हूँ रंजीत, मुझे वहाँ उन लोगों के बीच में एक एक पल काटना असंभव लगता था। मुझे लगता था मैं नरक में रहती हूँ। तुम्हें पता ही है, मैं दफ्तर से किसी से बात भी नहीं करना पसंद करती थी। मैं सुबह मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसीलिए मुझे भूख लगाई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर लेकर आना उचित समझा।
मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या नौकर रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी हो तो उधर मेरे साथ किचन में चलो। जो कुछ बना है इस वक्त तो तुम्हें उसी से बहुत थोड़ा बहुत खा लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ चीज़ बना कर रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन सब्जी अच्छी मिल जाए तो समझो बड़े भाग्य के दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ की ट्राउट बहुत ही अच्छी होती है, मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मैंने भी कुर्सी से उठते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर देख लूं। इस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसीलिए जो कुछ भी बना है वह मुझे ट्राउट से भी अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिस पाल दरवाजे से बाहर निकलते हुए सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौट कर आए क्यों थे? यह बात तुम गांठ बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है कि इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले के मेहमान आए हो। मैं तुम्हें कैसे आज जाने दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान वामान भी नहीं है, ऐसे चले आते हैं। मैंने उसे बताया कि अपना सामान हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर छोड़ आया हूँ और उसे कह आया हूँ कि 2 घंटे में लौट आऊँगा। मैं भी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 हफ्ते यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो तो मैं भी कुछ दिन वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम पहले उधर तो आओ, नहीं भूख के मारे ही यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार ना था। उस संबंध में बाद में तो बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर चला गया। रसोई घर में जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसीलिए कि वहाँ सामान बहुत ही कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक की एक डिबिया रखी हुई थी। शायद मिस पाल उस पर बैठ कर खाना बनाती थी। खाना बनाने का सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसे जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने का जगह कर दिया। फिर मिस पाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया, सब्जी की पतीली उस पर रखा। कलछी साफ नहीं थी, वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसने कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पाल झुककर पतीले में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पाल कलछी से पतीली को टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है, आलू भी है, बैगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी है। यह सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं चौंक गया, जैसे मेरा माथा सहसा किसी चीज से टकरा गया हो। मिस पाल कलछी चलाती रही। हर रोज तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज बनाने लगूँ तो बस खाना बनाने की ही रह जाऊंगी। अपने अकेले के लिए रोज बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार तो मैं हफ्ता भर खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए भी अभी ताज़ा बना देती हूँ। तो चपातियाँ भी क्या परसों की ही बनी हुई है? मैं अनायास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं? वह कोने में रखे हुए बैत के संदूक के पास चली आई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पाल ने संदूक का ढकना उठाया। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियां पड़ी थी। सूखकर उन सब ने कई तरह की आकृतियां धारण कर ली थी। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी में बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ा चपातियां बना देती हूँ, मिस पाल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं नहीं, जो कुछ बना है वही खाएंगे, मैंने कहा। मगर अपनी भलमनसाहत के लिए मेरा मन अंदर ही कुढ़ रहा था। मिस पाल संदूक का ढक्कन बंद करके स्टोव के पास ले आई। सब्जी 3 दिन से ज़्यादा चलती ही नहीं, वह बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक के साथ काम चलाती हूँ। यहाँ अलूचे बहुत मिल जाते हैं, इसलिए मैंने बहुत से अलूचे को जैम बना रखा है।
खाकर देखो, अच्छा जैम है। ठहरो, मैं तुम्हें प्लेट में देती हूँ। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे में कीलों वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में वह आकर बोली, सरसों का तेल रखा है, तुम प्याली में ही पी लोगे ना? ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिसपाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार थी। जैसा भी हो, शाम को वह ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हट की वजह से मैंने उससे कह दिया था कि मैं अगले दिन सुबह तक वहाँ रह जाऊँगा। मिसपाल ने आगे का फैसला अगले दिन पर छोड़ दिया था। उसे शाम के लिए कहीं और भी इंतज़ाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो बनती नहीं। पहली चीज़ घी चाहिए थी। डिब्बे में घी नाम मात्र की थी। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले वह मुझे साथ बाजार में लेके गई। अटवार के पास भी घी नहीं थी। उसके लिए मिसपाल ने पोस्ट मास्टर से अनुरोध किया कि वह अपने घर से उसे शाम के लिए आधा सेर घी भिजवा दे। अगले दिन कुल्लू से लाकर लौटा देगी। उससे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर थोड़े से फ्रेंच बीन भी उतरवा कर भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए शेर भर ट्राउट भी ले रखे। सब्बरवाल साहब, मैं आपको तकलीफ देती हूँ, मगर देखिए मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती ही नहीं। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उनसे कह दूँगी कि मुझे दरिया से एक मछली पकड़ दे, मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप अगर मेरे लिए ले रखिएगा। मैंने मिसेस एटकिंसन को भी कहला दिया है, उन्होंने भी ले ली तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता है और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते के बारे में बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद की टोस्ट ही बनाकर खिलाती। एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए ब्यास का पानी खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टाने और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूले की चरखियां घूम रही थी, रस्सियां इकट्ठी हो रही थी और झूला 2 व्यक्तियों के लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्तियां ही कर हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हो। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाई में फैल गईं। जो व्यक्ति उधर उतरे वे किनारे से एक बार फिर से जोर से हंसते हैं। तभी झूला खींचने वाले ने एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आया। वह ऐसे बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर हटी हो। मिस साहब, ये वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिसपाल पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस लड़के की बात का हुआ। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज खुश्क हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि यह मिस साहब, तुम इस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिस पाल उसे झड़क कर बोली। पोस्टमास्टर से कहना वे इसे एक दिन ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब, जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ नहीं आया कि मिस साहब से बात करने में उस समय उससे क्या अपराध हुआ। वह सिर लटकाकर चुपचाप वहां से लौट गया। कुछ देर हम लोग वहीं रुके। मिस पाल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफेद बादलों के बीच खिंची हुई थी। दरिया के दोनों तरफ पुल की स्लेटी खंभे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास झड़कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर मिसपाल की तरफ देखा। मिसपाल मेरी ही तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़के की बात का मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे चले?
मुझसे आंखें मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिसपाल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी कि वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे खिला पिला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं। मैंने इनकी बातों का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास में एक दिन थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज को जाने में अभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और चुपचाप उसे उछालने लगा। काफी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी तो मैंने मिसपाल से वापस घर चलने की प्रस्तावना किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें देखी जाए, मैंने कहा। इन 3-4 महीनों में तुमने कुछ तो काम किया होगा ना। पहले घर चलकर एक प्याली चाय पीते हैं, मिसपाल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गर्म प्याली के लिए जिंदगी की कोई भी चीज कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर चलने के पहले एक प्याली पी लेते, मगर फिर भी मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिसपाल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिसपाल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वह आते हुए काफी थक गई थी क्योंकि जरा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांसें फूलने लगी थी, मगर वह जरा देर भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी व्यस्तता मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी। शायद इसीलिए मुझे खुद चाय की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। मिसपाल इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने लगी जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतजार कर रहे हों और उसे समझ न आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतजाम करें। मैं घूम घूम कर कमरे और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस तस्वीर पर भी मेरी नजर पड़ी मुझे लगा वह मेरी पहले की देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थी जो मिसपाल पंजाब से एक मेले से बनवा कर लाई थी। वह अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार फफ्तियां कसते रहते हैं। जाने क्यों मिसपाल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती है जो किसी न किसी रूप में विकृत हो। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2 एक अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज नहीं दिखाई दी। मैंने रसोई घर जाकर मिसपाल से पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, मिसपाल प्याले धोती हुई बोली। चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहां का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वह बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता के वर्षा के लिए प्रार्थना करते थे, मगर बाद में अगर देवता वर्षा ना देते तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते थे। है ना मजेदार बात। जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोगों में इतना अंधविश्वास है, इतने अंधविश्वासी हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के जमाने में ही जीते हैं। आज के जमाने में इनका कोई संबंध ही नहीं है। और एक बार उड़ती नजर से मुझे देखकर चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी ना जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ। आप सुन रहे थे मोहन राकेश की लिखी कहानी मिसपाल का भाग 2।